नमस्कार दोस्तों। आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का नाम सुना ही होगा। तो आज जो देश की रूलिंग पार्टी है और साथ में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भी है। अब मैं बात करूंगा बीजेपी के जो यूथ विंग है उसके बारे में। तो यूथ विंग का जो नाम है भारतीय जनता युवा मोर्चा। तो भारतीय जनता युवा मोर्चा की स्थापना 1978 में हुई थी और ये आज विश्व का सबसे बड़ा एक युवा संगठन है पॉलिटिकली। ओके। सो इसकी इसके कुछ प्रमुख नेता जैसे प्रमोद महाजन जी, शिवराज सिंह जी, राजनाथ सिंह जी और एवं अन्य ने, और वर्तमान में अभी जो इसके अध्यक्ष हैं तेजस्वी सूर्या जी अध्यक्ष पद पे पदस्थ हैं। उसी के साथ आज हमारे शो पे, द हर्षित जैन शो पे, आज हमारे साथ हैं इसकी यशस्वी उपाध्यक्ष श्री नेहा जोशी जी। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। और नेहा जोशी जी जो है वर्तमान में इसकी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और वो इंचार्ज हैं राजस्थान से भारतीय जनता युवा मोर्चा की एवं नेशनल पैनलिस्ट फ्रॉम बीजेपी। सो मैम, वन ऑफ योर इंटरव्यू फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, प्लीज मैम, प्लीज गिव योर इंटरव्यू इंट्रो। नमस्कार सभी मेरे दोस्तों को जो ये इंटरव्यू आज देख रहे हैं। थैंक यू अर्चित फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। सो जैसा कि अर्चित ने बताया, आई एम द नेशनल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूथ विंग ऑफ बीजेपी, व्हिच इज द लार्जेस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूथ इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ मेंबरशिप। सो 22 करोड़ एक्टिव कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं और आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 50% इसमें से जो हैं वो यंग हैं। तो बहुत बड़ा संगठन है। इट कट्स अक्रॉस ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। हर तरीके के, हर वर्ग के, हर समाज के युवा इस संगठन से जुड़े हुए हैं। और आई फील लकी टू बी पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट्स basically committed to nation building. I come from the state of Uttarakhand, so a lot of my work is focused on the state of Uttarakhand. And because उत्तराखंड एक महिला प्रधान स्टेट है और हमारी स्टेट का जो क्रिएशन हुआ था वो भी इनफैक्ट महिलाओं की वजह से हुआ था, तो दिस इज अ कॉज दैट आई होल्ड वेरी क्लोज टू माय हार्ट, कि महिलाओं की राजनीति में और समाज में भागीदारी कैसे बढ़ाई जाए। ये एक विषय है जिसके ऊपर मैं बहुत क्लोजली काम कर रही हूँ अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ। Yeah, ma'am. So, ma'am, my first question on for this podcast is, ma'am, what is मतलब woman empowerment या महिला सशक्तिकरण क्या होता है? Is it a gender equality या फिर मैम इट्स इससे ज्यादा कुछ? देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब अगर आप कहें कि ये क्लीशेड एक टर्म भी बन गया है, आप बहुत सारे एनजीओज, बहुत सारे एक्टिविस्ट आपको घूमते हुए मिलेंगे हर जगह जो बात करते हैं कि वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या काम कर रहे हैं, लेकिन वो कर क्या रहे हैं? देर इधर जो महिलाएं अच्छा कर रही हैं उन्हीं को वो सम्मानित करते रहते हैं, या कुछ ऐसे स्कीम्स लेके आते हैं कि उनको महिलाओं को कुछ हैंडआउट्स दे दिए जाते हैं। आई फील वुमेन एम्पावरमेंट is about creating opportunities. So I believe that नेचर ने महिलाओं और पुरुषों को जैसा बनाया है, एक ज़माना था जब फिजिकल स्ट्रेंथ के ऊपर हमारे बहुत सारे काम निर्भर होते थे, लेकिन आज के ज़माने में ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो तब हो सकता था कि ये जो स्ट्रॉन्गर सेक्स वीकर सेक्स का एक लॉजिक था वो अप्लाई करता था जब मोस्ट ऑफ द वर्क concentrated around physical labor. Whereas today, where a lot of work is basically intellectual work, where you need to apply your mind. तो ये जो फर्क नेचर ने किया था वो फिजिकल उसमें किया था, मेंटल एबिलिटीज में नहीं किया था। तो एक्चुअली में मेंटली, intellectually, women are equal. I'm not even going to say superior because I believe in equality. They're equal to men. So what we need to do essentially as a society and as a country is create opportunities so that they can utilize their full potential. To me, that is women empowerment, creating opportunities for women, making sure that the playing field is level, that at no point does a woman feel disadvantaged being in a particular field just because she's a woman. So that to me is women empowerment. मैम, सो व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ द एम्पावर्ड वुमेन इन टुडे वर्ल्ड? हम आज के युग में जो मतलब एक एम्पावर्ड वुमेन की क्या क्वालिटीज हैं आपके अकॉर्डिंग?
See again, when we say an empowered woman, तो एक cliched image हमारे दिमाग में आती है, that woman is probably wearing Western clothes, she's driving a car, she's, I mean, English बोलती है. To me, an या empowered woman is somebody who is free to make her oन decisions. So अगर हम गांव में किसी महिला से मिलते हैं, एक ग्राम प्रधान, जैसे हमारा 73rd अमेंडमेंट के बाद बहुत सारे युवा एंड महिलाएं ग्राम प्रधान बने हैं. सो अगर वो महिला घर के अंदर अपने डिसीजंस लेने के लिए इंडिपेंडेंट है, कर पा रही है, अपने फाइनेंसेस इंडिपेंडेंटली मैनेज कर पा रही है, और जो जिम्मेदारी उसको सामाजिक रूप से भी मिली है एज अ ग्राम प्रधान, अगर वो कर पा रही है, तो टू मी शी इज एन एम्पावर्ड वुमन. Forget even a gram pradhan. If this is a woman who is a homemaker, uh, or perhaps she's somebody who is, besides being a homemaker, running a small business, she's part of a self-help group. So as long as she's able to decide what she's doing in life, given the environment that she's living in. So जरूरी नहीं है कि जो महिला अपने बच्चों के लिए 2 टाइम खाना बना रही है, 3 टाइम खाना बना रही है, वो एम्पावर्ड नहीं है. अगर वो या फाइनेंशियल डिसीजंस ले पा रही है, डिसाइड कर पा रही है अपने बच्चों को कैसे स्कूल में भेजना है, डिसाइड कर पा रही है कि उनकी बेटी को क्या शिक्षा दी जाए. So as long as women have that agency to decide these things in life for themselves, I think they are empowered. ओके. तो मैम, जो भारतीय जनता युवा मोर्चा है वो वुमेन एम्पावरमेंट के फील्ड में क्या कर रही है, और कैसे आप जैसे लोग महिलाओं को सशक्त करते हैं, कैसे मोटिवेट करते हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग, व्हाट यू आर डूइंग? So like I said, Archit, that या महिलाओं को सशक्त करने का एक ही तरीका है to create opportunities and leveling the playing field. So that's ओके. exactly what भारतीय जनता युवा मोर्चा is doing. आप अगर ट्रेडिशनली देखेंगे, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल हम्म. पार्टी में देखें, यूथ विंग जो हम्म. होता है किसी भी या पार्टी का, वो मेल डोमिनेटेड होता है. I really believe that my organization has challenged that by या मैम. having me as the national vice president. इससे पहले, before Tejasvi ji took over as president, Mrs. Poonam Mahajan was our national president. So या by you know putting a woman, having a woman to lead the largest youth organization in the world, picking up a woman from a small state like Uttarakhand and giving her the office of the national vice president, I think BJP and Yuva Morcha has set a clear message that we you know we will reward talent. It's not going to be about gender. So if there's somebody who's capable enough, competent enough, gender will never be a barrier. So I think it's our responsibility as an organization to make sure that those barriers we are able to pull down. So that's what we are doing at each stage of our work. So whether it's at the national level, or whether it's at the state level, we are actively working to identify more women who are active socially and politically, get them to be part of our organization, seek their feedback on what needs to be done, even in terms of policy. So whether it's state policy or central policy, there are regularly our topmost leaders, speak with us, seek our feedback, so that ultimately the change gets reflected in the policy. So ma'am, when you work for women empowerment, so what is the most stressful part about women empowerment? And for example, you said कि मतलब एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना वुमेन एम्पावरमेंट है आज के युग में, 21st सेंचुरी में. तो मैम, इसमें जो स्ट्रेसफुल पार्ट है वो आपके हिसाब से क्या है? स्ट्रेसफुल पार्ट ये है कि हम एक तरीके से सोशलाइज्ड होते हैं जब हम एक सोसाइटी में रहते हैं. या तो हमारा जो पॉपुलर मीडिया होता है, अगर आप आज टीवी खोलें रैंडमली, अभी आप कोई भी टीवी चैनल खोल लेंगे, तो उसमें जो टीवी सीरियल्स आते हैं या आपके जो मूवीज होते हैं, उसमें महिलाओं को किस तरीके से दिखाया जाता है. देयर इज अ द टीवी एंड सिनेमा. टीवी में महिलाओं को it's almost like an 18th century portrayal of women that we see on TV. They are relegated to the role of a sas and a bahu. Whereas if you look at cinema, they are increasingly objectifying women. The kind of songs that you see, the kind of themes that these movies are choosing. So there's a lot of objectification of women. And, we live in a society that's impacted by all of this environment. So then there's a huge urban and rural divide. So the urban society is like a melting pot. You get people from different castes and religions and everybody staying together, whereas rural society still experiences certain level of segregation. So या
ये सारे challenges और diversities के बीच में to make a woman realize that she's Yeah, equally capable of yeah, doing something as her male counterpart, I think that becomes a challenge sometimes. So I think it's about जैसे होता है ना कि अपनी शक्ति का एहसास कराना किसी को. So the shakti is already there. We can't teach a woman yeah, anything. She's already, yeah. it's in her. It's just that one has to make her realize that she's equally capable and pull her towards those opportunities. So that I believe is a challenging part because इसमें एक सामाजिक बदलाव की हम बात करते हैं. Okay, ma'am. So, ma'am, another thing is some people are said that कि मतलब जो आज एक वुमन एम्पावरमेंट है कहीं ना कहीं वो एक रियलिटी भी है कहीं ना कहीं वो मिथ भी है. So, what according to you? Say that again. Ma'am, some people said कि women empowerment is a reality or also a myth somewhere or somewhere else. मतलब I don't understand what they mean Okay, by that. ma'am. Ma'am, so I can question. So, ma'am, जो आप प्रोग्रेस पिछले जो पिछले डिकेड से आप लोग कर रहे हो, तो मैम उससे क्या इफेक्ट आया वुमेन एम्पावरमेंट में और कितना आप अगर इफ वी टोल्ड अबाउट नंबर्स सो व्हाट इज दैट? Well, I mean, see, numbers हर sector के अलग होंगे. I mean, if you see, या uh, less women are dropping out of schools now because या increasingly there are toilets in schools. Because of different schemes initiated by the government to promote education amongst women, more and more women are going for higher education, which will in turn या lead to them undertaking professional education, taking या up more job space. So I think this is a gradual step that has happened in the past decade. I think especially post 2014, and with the campaigns such as Beti Bachao Beti Padhao, there's been a marked difference in terms of the perception of what are the opportunities for women. More and more parents and women are realizing that there is no end to what a woman can achieve, and the government today is providing that support system जिसके जरिए महिलाएं वो अपना पोटेंशियल एक्सप्लोर कर पाए. और जो भी आज आप देखेंगे ये स्कीम्स आई हैं, चाहे स्वच्छ भारत डायरेक्टली इम्पैक्ट्स वुमेन एंड देयर हेल्थ, उज्ज्वला योजना अगेन डायरेक्टली इम्पैक्ट्स वुमेन and strikes at that time poverty. If a woman for 5 hours in a day is only engaged in cooking, how is she going to do any economic activity? So again, strikes at the time poverty of women. So all of these schemes together have had a huge impact on women's education, their well-being, as well as their contribution to productive work. मैम हेलो सॉरी या हाँ मैम जी. आई अंडरस्टैंड. मैम हु इज द मतलब जो आपको जिसने आप जिस महिला ने आपको मतलब एक इंस्पिरेशन दी हो समाज में आगे बढ़ने के लिए, तो मैम हु इज दैट? That's a very difficult question. I think inspiration हम अपने आसपास से ज़्यादा draw करते हैं. So one woman, या I mean, if there are women who have inspired me, it's been like my grandmother, my mother. They have या inspired me because they've lived through all the challenges and yet not internalized that. ओके They could have chosen that if we had a certain life, we were married at a certain age, then my daughter also should go through the same trajectory. But they challenged या that. So to me, या they are truly empowered. Apart from that, Poonam Mahajan ji, she's somebody हाँ who to me is a model of how women promote women. A या lot of times, there are a lot of insecurities within our society. And या but in Poonam ji, we had a leader, or we have a leader who was very secure and who actively worked towards identifying women who had potential and promoting them. So I will forever be, sort of grateful to Poonam ji for the opportunities that she gave me. मैम. मैम ऐसी कौन सी बात है जो आज आप एक मैसेज कन्वे करना चाहेंगी कि मतलब एक महिला को या फिर एक लड़की को जब एक वो वर्क प्लेस पे जाती काम करना स्टार्ट करती है, तो आपके हिसाब से क्या मैसेज आप देना चाहेंगे उनको? मेरा मैसेज यही होगा कि जब आप किसी वर्क प्लेस पे जाएं, जो भी आपका फील्ड हो, सो अपने आप को
कम मत समझें. You know, there's a popular syndrome called imposter syndrome, and I would urge Yeah. everyone to Google it and read about it. Basically, imposter syndrome is about women feeling less confident about themselves. You know, if there's a man and a woman, if they are both working at the same position, the woman is more likely to feel that she is there by fluke. She doesn't deserve to be there, because traditionally our society has taught us that we are less able, less competent. Yeah. So I Yeah, think ma'am. I would just urge the women to shed this thought, be confident, and compete. Really, don't compete just amongst women. Compete, in the workplace with everyone. Yeah. तो मैम, एक माइंडसेट जो सोसाइटी का क्या होना चाहिए एक महिला के प्रति या फिर एक गर्ल के प्रति, आपके हिसाब से पूरी जो सोसाइटी है उसका क्या माइंडसेट I होना mean, चाहिए? इक्वालिटी का, जैसे जो पुरुषों के लिए माइंडसेट होता है वही होना चाहिए, दैट या these are two people who have, या you know the mindset should be of respect, of dignity, of equality. I think that's what we need. ओके मैम, वो तो ऑलरेडी है ना, मतलब बिकॉज गर्ल्स हैव ईच एंड एवरीवेयर देयर हैव इक्वल राइट्स. ओके, सो Right. एनीथिंग एल्स? No, nahi hai. I still feel there's a lot that needs to change. That there are certain set roles that the society या perceive that women should be fulfilling. Even when a woman is, the kind of language that we use, that they'll be या like, if a popular actress gets married, questions will be asked about if she will continue to work after marriage. That question is never asked of a man. या If there's a doctor who's a female, or a politician who's a female, it will be a woman politician or a woman leader, instead of या just a leader. These are small या things that make a difference. So a woman leader is still a leader. You don't use a male leader, right? So I think this ये जो हमारा पॉपुलर भाषा है, उसमें भी बदलाव लाने की जरूरत है, एक इक्वालिटी अगर हमें लानी है. या मैम, मैम वो तो मतलब ऑलरेडी धीरे धीरे आ रहा है, बिकॉज एज वी गो, मतलब जैसे जैसे लोग जागरूक हो रहे हैं और लिटरेट होते जा रहे हैं, तो 23% देयर इज of इक्वल. 23% percent of marriages registered in this country are of girls under या 18 years of age. So even today, decades या after child marriage was deemed illegal, आज भी child marriages India में हो रहे हैं. So behavior change is a very slow process. So या change आ रहा है, yes. We need to recognize that and celebrate that, but also realize that the change is very, very slow and a lot that still needs to be done. ओके मैम. तो मैम, आप कुछ मतलब और कुछ संदेश आप देना चाहेंगे क्या व्यूअर्स को, बिकॉज आपके अकॉर्डिंग या Uh, फिर एनीथिंग I एल्स? mean, all my young friends who are watching us or listening to us today, all I would say is that the new India that we keep talking about is या going to be a place where you know uh, the which will challenge the whole traditional ideas of what place women should occupy in a society. Because the kind of work, the kind of jobs, trades that we have today are no longer based on physical differences. And intellectually, women, if not superior, are equal to men. So, what we need to do is that in our actions, in our everyday life, make sure that we acknowledge our biases. A lot of time, हम जो ये gender bias होती है इसको recognize नहीं करते. We often give this या example in our gender trainings that in a house, if there is a brother and a sister, the sister is expected to serve water or whatever to guests, while या the son or एग्जैक्टली. a brother is never asked. Now, या to me, young empowered man, a boy, will question that and say, why is it that my sister is being asked while I'm not asked? So I think what we need to do is check and acknowledge these everyday instances of gender bias and make sure that या we are not perpetuating the bias. ओके मैम. थैंक यू सो मच नेहा जी, आपने अपना इतना समय दिया और इतने आपके मतलब बिजी शेड्यूल में से आपने इस पॉडकास्ट के लिए टाइम दिया. एंड आई होप आगे सबको ये सब पसंद आएगा, वुमेन एम्पावरमेंट का जो आज टॉपिक हमने रेज किया था. एंड थैंक यू सो मच अनदर टाइम. थैंक यू. Thank you, Archit, and my best wishes to you and all our young friends who are watching us today.
Yeah, thank you.